गुड मॉर्निंग। मैं शिवाशी सुमन, आप देख रहे हैं पीसीएस एकेडमी पटना। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, चैप्टर पर डिस्कशन करने वाले हैं। वो है इजराइल और ईरान संबंध। वर्तमान में बड़ा ही चर्चा का विषय बना हुआ है। दोनों देश के बीच में संघर्ष की स्थिति बना हुआ है। ये दोनों लड़ते लड़ते वर्ल्ड वार 3 का कंडीशन न खड़ा कर दे, दुनिया इससे भयभीत है। हम लोग देखेंगे कि इजराइल और ईरान कभी कट्टर दोस्त हुआ करता था, पक्का दोस्त हुआ करता था, और आज कट्टर दुश्मन बना पड़ा हुआ है। इतना कट्टरता भरा हुआ है दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति कि वो वर्ल्ड वार 3 के करीब विश्व को ले जा रहा है। दोनों एक दूसरे को अपने अस्तित्व का संकट के रूप में देख रहा है। तो आज हम लोग देखेंगे कि इजराइल ईरान का संबंध में दोस्ती कैसे रहा और दुश्मनी का दौर कैसा रहा, जो वर्तमान की स्थिति तक हम लोग देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आप एक मूवी देखे होंगे, सौदागर मूवी आया था, जिसमें आप देखे होंगे कि दिलीप कुमार साहब रहते हैं, राजकुमार साहब रहते हैं। बचपन में बड़ा ही अच्छा दोस्त रहते हैं, है ना। गाना भी गाते हैं, इमली का बूटा बेरी का पेड़, दोनों मिलकर बचपन से बड़े तक गाते हैं। फिर दुश्मनी का दौर शुरू होता है और एक दूसरे को मार देने का धमकी देते हैं, शपथ भी लेते हैं। बस यही हाल इजराइल और ईरान का है। समझते हैं हम लोग बातों को। पहले इसका हम लोग संबंध में मित्रता का स्थिति देखते हैं कि कब कैसे कैसे दोनों के बीच में दोस्ती का डेवलपमेंट शुरू हुआ। देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम, जैसे ये हो गया आपका इजराइल, ये हो गया आपका ईरान। इजराइल का स्थापना 1948 में हुआ, यूएन रेजोल्यूशन के तहत। इजराइल का स्थापना कब हो गया? 1948 में हुआ स्थापना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो वहीं इस समय जब 1948 में इजराइल का स्थापना हो रहा था, उस समय ईरान में पहलवी वंश का शासन था, जो 1925 में स्थापित हुआ था और 1979 तक, यानी 1979 तक रहा, है ना। तो पहलवी वंश का शासन था। इसका 1925 से 1989 तक रहा। जब तक ये पहलवी वंश रहा ईरान में, तब तक इजराइल और ईरान का दोस्ती बना रहा। जैसे ही इसका अंत होता है, ईरान और इजराइल का दुश्मनी भी शुरू हो जाता है। शुरुआत करते हैं हम लोग, समझते बातों को। जब इजराइल का स्थापना हुआ 1948 में, तो एक अरब कंट्री है जिसमें सऊदी अरबिया हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, ये सारे कंट्री जो है क्या थे? इजराइल का पक्का दुश्मन थे। फिलिस्तीन, ये सब मिलके इजराइल का पक्का दुश्मन थे। क्यों? क्योंकि वो इजराइल को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। यहाँ पर मैप पर देख रहे हैं, पूरा अरबी कंट्री को पूरा कोई भी इजराइल को मान्यता नहीं दे रहा था। इजराइल को अपना जगह मिल गया था, लेकिन कोई भी देश इसको मान्यता नहीं दे रहा था। और 48 के बाद लगातार ये सारे अरबी देश इजराइल से लड़ते रहे, उलझते रहे। ये अलग बात है कि इजराइल अपना ताकत के दम पर, अपना बुद्धि के दम पर इन लोगों को साध लिया, समझा दिया, रोक दिया, है ना, अपना ताकत दिखाकर, वो अलग बात है। तो हम वो उस मुद्दा पर नहीं जा रहे हैं कि अरब और इजराइल का वार के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, उस पर एक अलग वीडियो बनेगा। बस समझना यहाँ पर है कि जितना भी अरब कंट्री है, जो मुस्लिम कंट्री है लेकिन अरबी है, अरब क्षेत्र का रहने वाला है, सभी का सभी इजराइल का दुश्मन था। लेकिन ईरान एक गैर अरबी कंट्री था, मुस्लिम कंट्री था, लेकिन अरब से बिलोंग नहीं करता था, वो इजराइल का दोस्त था। तो दोनों का दोस्ती का आधार क्या था? देखिए यहाँ पर इजराइल और अरब देशों के बीच में संघर्ष शुरू हुआ। इजराइल और अरब देशों के बीच में संघर्ष शुरू हुआ कि इजराइल यहूदी कंट्री है, यहूदी धर्म का इसको हटाना है और पूरा फलस्तीन को जगह दे देना है, ठीक है ना। तो ये शुरू हुआ, दुश्मनी हुआ आपका इजराइल और अरब का, और अरब का दुश्मनी शुरू हुआ। यही ईरान और सऊदी अरब का लड़ाई शुरू चल रहा था, क्या? शिया सुन्नी को लेकर, शिया और सुन्नी, है ना। ईरान का अरबी देशों के साथ लड़ाई था शिया सुन्नी का, शिया
सुन्नी, ठीक है, शिया सुन्नी। तो देखिए ईरान का भी दुश्मन कौन है? अरबी देश है। इजराइल का भी दुश्मन कौन है? अरबी देश है। ये दोनों क्या बन गया? दोस्त बन गया, ठीक है, ये दोनों बन गया दोस्त। दोस्ती का आधार दोनों का कॉमन दुश्मन, ठीक है, दोनों बन गया दोस्त। फिर दोस्त ऐसा वैसा नहीं बना। जब जब सऊदी अरब और अन्य अरब देशों ने इजराइल पर अटैक किया, कच्चा तेल को लेकर सैंक्शन लगाया, पाबंदी लगाया, इजराइल ने सॉरी ईरान ने चुपके चुपके गुप्त तरीका से एक पाइपलाइन था, उसका नाम था इलियट अस्लोन पाइपलाइन। इलियट अस्लोन लिख दे रहे हैं, पाइपलाइन था इलियट अस्लोन, यानी कि दोस्ती में बता रहे हैं कि आपका दोस्ती का बात हो रहा है तो जान लीजिए कि इलियट अस्लोन पाइपलाइन से तेल पहुंचाया। किसको? ईरान पहुंचाया इजराइल को, कि तुमको अरबी देश तेल नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, ईरान तुम्हारा दोस्त तेल पहुंचाएगा। बदले में इजराइल जितना भी उन्नत किस्म का हथियार बनाता था वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा था, है ना। इधर से ईरान इजराइल को तेल भेजता था, इधर से इजराइल ईरान को हथियार भेजता था। इसके साथ साथ इजराइल और ईरान ने मिलकर एक एग्रीमेंट तैयार किया था, उसको कहते हैं प्रोजेक्ट फ्लावर। प्रोजेक्ट फ्लावर लिख दे रहे हैं, प्रोजेक्ट फ्लावर, प्रोजेक्ट फ्लावर, फ्लावर मतलब फूल वाला। इसके तहत ईरान और इजराइल दोनों मिलकर उन्नत किस्म के मिसाइल बनाएंगे, उन्नत किस्म के मिसाइल। इन सब बातों को आप नोट डाउन करते जाइएगा, है ना, हम डील करते जा रहे हैं। प्रोजेक्ट फ्लावर के तहत उन्नत किस्म के मिसाइल बनाएंगे। कौन कौन किसके बीच में हुआ था प्रोजेक्ट फ्लावर? ईरान और इजराइल के बीच में। इस समय दोस्ती दोनों में बढ़ चढ़कर था, ठीक है ना। उसके बाद अगर और देखा जाए तो आपका मोसाद का, मोसाद जो है इजराइल का खुफिया एजेंसी मोसाद है, मोसाद के सहयोग से ईरान में सवाक बनाया। ईरान का खुफिया एजेंसी जो था सवाक का स्थापना किया गया, सवाक का स्थापना किया गया। समझ रहे बातों को? सवाक का स्थापना किया गया, ठीक है। ये सब चल रहा था, ये सब चल रहा था, ठीक है। ईरान ही ऐसा मुस्लिम कंट्री था, इस्लामिक कंट्री था, जो इजराइल को देश के रूप में मान्यता दिया। ये अरबी कंट्री तो नहीं दिया था। 1948 में जब देश के रूप में स्थापना हुआ तो इसको मान्यता नहीं दिया, लेकिन ईरान इसको मान्यता दिया। और 1968 में ईरान में दूतावास भी खोला इजराइल का, ठीक है। ये सब हम बता रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कितना अच्छा दोस्ती था, कि एक कच्चा तेल दे रहा है, इजराइल उसको हथियार दे रहा है, दोनों मिलकर गुप्त तरीका से प्रोजेक्ट बना रहा है कि हम लोग मिलकर उन्नत किस्म के हथियार बनाएंगे और मिलकर ये अरबी लोगों पर अटैक करेंगे। अपना जो कॉमन दुश्मन है उस पर हम लोग अटैक करेंगे, है ना। और एक बड़ा ताकत अमेरिका, जो कि इजराइल और ईरान दोनों को सपोर्ट करते रहता था। यहाँ तक तो समझ गए, दोस्ती का दौर ये चला। अब दुश्मनी का दौर कैसे शुरू हो गया, देखिए। दुश्मनी का दौर, देखिए ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसको बड़ा ही हम बोलचाल का भाषा में समझा रहे ताकि बात मन में रह जाए। अब दुश्मनी का दौर कैसे शुरू हुआ? दुश्मनी का दौर शुरू हुआ 1979 के बाद। 1979 में ईरान में एक इस्लामिक क्रांति होता है, उसको कहते हैं इस्लामिक क्रांति ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ ईरान, यानी इस्लामिक क्रांति ईरान, है ना। वो क्रांति जो होता है ना, कट्टरवादी सोच विचारधारा, वो एक दल के रूप में उभरा और ईरान में क्रांति किया। और उस क्रांति का फलस्वरूप क्या हुआ कि यहाँ का जो पहलवी राजा था, यानी शाह, वहाँ का शाह था, शाह राजा, उसको पदस्थ करता, मतलब उसको पद से हटा देता है। और सत्ता पर कौन आ जाता है 1979 के बाद?
इस्लामिक क्रांति ईरान जो दल था वो सत्ता में आ जाता है और उसका नेता बनता है आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी, उसका नाम रहता है ना, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी उसका सत्ता में आता है। और वो कट्टरवादी सोच के था। जब कट्टरवादी सोच का रहेगा तो सबसे पहले तो है कि भाई दूसरा धर्म को सपोर्ट नहीं करेगा। इजराइल था यहूदी धर्म का, यह है कट्टर इस्लामिक, पक्का है कि इसका सपोर्ट अब वो नहीं करेगा, इजराइल का सपोर्ट नहीं करेगा। तो हम लोग इसको अच्छा से समझते चलते हैं। देखिए कुछ कुछ बातों को लिखते भी चलते हैं। दोस्ती का दौर कब तक चला? 1979 तक। 1979 में फिर क्या हो गया? ईरान में इस्लामिक क्रांति होता है। 1979 में ईरान में क्या होता है? इस्लामिक क्रांति होता है। ये इस्लामिक क्रांति क्या करता है? ये इस्लामिक क्रांति ईरान में पहले से पहलवी वंश था उसको हटा देता है और यहाँ पर इस्लामिक क्रांति का जो नेता होते हैं उन लोगों का वर्चस्व हो जाता है जो कि कट्टरवादी विचारधारा के थे। और चूंकि इस्लामिक क्रांति में फलस्तीन सहयोग दे रहा था तब इसका झुकाव फलस्तीन की ओर हुआ, फलस्तीन की ओर हुआ और अरब कंट्री की ओर हुआ। ठीक है ना। अब ये इजराइल का ईरान दुश्मन हो चुका था। 19 आपका आगे आने वाला समय में क्या हुआ कि जो दूतावास खुला हुआ था ईरान में इजराइल का, ईरान ने वो भी बंद कर दिया। कौन ईरान? 1979 के बाद वाला ईरान, पहले वाला नहीं, बाद वाला ईरान। और उस दूतावास को बदल के कर दिया फलस्तीन का दूतावास। ठीक है, फलस्तीन का दूतावास। अब ईरान में इजराइल और अमेरिका का घोर विरोध होने लगा। अमेरिका को महान शैतान बोला जाने लगा, इजराइल को शैतान का छोटा भाई, छोटा शैतान ईरान में माना जाने लगा। यानी वो ईरान जो कभी पक्का दोस्त हुआ करता था, सत्ता परिवर्तन के बाद वही ईरान अब क्या बन गया? कट्टर दुश्मन बन गया। फलस्तीन इसका सबसे प्यारा दोस्त बन गया। इसका मुख्य कारण था कि इस्लामिक क्रांति का जो नेता लोग थे चाहते थे कि फलस्तीन का सहयोग करके हम अपने आप को इस्लाम जगत में एक नेता के रूप में उभारें, ईरान को पूरा इस्लामिक जगत का नेता के रूप में, देश के रूप में उभारें। इसलिए फलस्तीन का सहयोग करने लगे। लेकिन होता ही अचानक हो जाता क्या कि फलस्तीन और इजराइल के बीच में दोस्ती शुरू हो जाता है। फलस्तीन और इजराइल के बीच में दोस्ती शुरू हो जाता है। ओस्लो समझौता के तहत यासर अराफात और इजराइल के जो राष्ट्रपति रहते हैं राबिन, उनके बीच में संबंध बनना शुरू हो जाता है दोस्ती के रूप में। ईरान को बुरा लगने लगता है कि अरे हम इजराइल को तो भगाना चाहते थे, ये यहूदी है, काफिर है, इसको हम भगाना चाहते थे और ये फलस्तीन तो इसी के साथ दोस्ती कर रहा है। तो ईरान अब क्या करने लगा? ईरान प्रॉक्सी वार लड़ने लगा। प्रॉक्सी वार मतलब आपका जो गाजा पट्टी आप देख रहे हैं वहां पर हमास के रूप में आतंकी संगठन बनाया, उसको फलने फूलने दिया, फंडिंग किया, पैसा दिया, शस्त्र अस्त्र सब दिया। लेबनान में आप देखिएगा तो हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह वो भी आतंकी संगठन है, उसको फंडिंग किया, पैसा दिया, अस्त्र शस्त्र दिया, ट्रेनिंग दिया, सब कुछ किया। आप यमन है, यमन में हुती विद्रोही है, हुती वो उसको इजराइल के खिलाफ तैयार किया और ये कंट्रोल करने लगा यहाँ से। ठीक है, ईरान बैठ के कंट्रोल करने लगा लेबनान को, हिजबुल्लाह को ईरान बैठ के कंट्रोल करने लगा, गाजा पट्टी में हमास को, और ईरान कंट्रोल करने लगा यमन में हुती विद्रोही को। और ये सब के सब इजराइल के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगे, बीच बीच में उस पर अटैक करने लगे। इजराइल क्या किया? अभी हाल ही में, अब बात को आपको समझ में आएगा कि इजराइल को तो पता है कि सबके पीछे किसका हाथ है? ईरान का। अभी हाल ही का बात है कि 1 अप्रैल को इजराइल के मोसाद खुफिया एजेंसी को पता चला कि ईरान के कुछ सैन्य कमांडर, बड़े लेवल के सैन्य कमांडर सीरिया में जाकर गुप्त रूप से मीटिंग कर रहे हैं। किसके खिलाफ? इजराइल के खिलाफ। इनका काम ही इजराइल से लड़ना, तो जो सेना है इन्हीं के खिलाफ काम करेगा।
इजराइल ने आओ देखा रहता सीरिया में जो ईरान का वाणिज्यिक दूतावास था, जहाँ पर एक गुप्त मीटिंग हो रहा था, वहाँ पर मिसाइल दाग दाग के अच्छा खासा तबाही मचा दिया। उसमें 7 कमांडर मारे गए ऊंचे लेवल का, और भी बहुत लोग मारे गए, है ना। अब वाणिज्यिक दूतावास पर हमला कर दिया ईरान का, तो अब ईरान को लगने लगा, बेइज्जती फील होने लगा, पूरा दुनिया में देख लिया कि इसका वाणिज्यिक दूतावास पर हमला कर दिया। ये बोला अब हम बदला लेंगे, और 13 अप्रैल को रात को ईरान इजराइल पर 300 मिसाइल, ड्रोन, क्रूज मिसाइल से हमला कर देता है। इजराइल अलग बात है कि उसको अपना डिफेंस सिस्टम जो था, एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको आयरन डोम कहते हैं, उसके पास और भी बहुत सारा एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे सी डोम है, डेविड सीलिंग है ना, और भी बहुत सारे एरो है, बहुत सारा डिफेंस सिस्टम है। उससे अपने आप को बचा लिया, 99% अपने आप को बचा लिया। अब बदले में अब क्या हुआ कि इजराइल भी ईरान पर बम वर्षा कर दिया है, ठीक है ना। आज दोनों मिलकर अब लड़ाई के कगार पे पहुंच गए हैं। अब ये ईरान और इजराइल का अगर युद्ध भड़कता है तो शायद वो वर्ल्ड वार की ओर चल जाएगा, क्योंकि इजराइल अगर लड़ेगा तो अमेरिका भी इसमें शामिल होगा, और ईरान अगर लड़ेगा तो रसिया भी उधर से शामिल होगा। फिर 2 महाशक्ति का लड़ाई शुरू हो जाएगा। बात को यहाँ तक समझ रहे हैं आप? तो इजराइल ईरान का जो दोस्ती था, दुश्मनी तक कैसे आया, बड़ा ही हम सिंपल तरीका से बोलने की कोशिश किए हैं। बुक में बड़ा सारा फैक्ट दिया गया है, उसको समझना फिर मुश्किल होगा, फिर आदमी फैक्ट में ही उलझ कर रह जाता है। तो यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं कि दोनों के बीच में अब लड़ाई शुरू हो गया है। एक तरह से देखा जाए तो इजराइल चाहता भी था कि जो ईरान छुप छुप के लड़ाई कर रहा है मेरे विरुद्ध में, एक बार मौका मिल जाए कि कभी सामना सामनी होने का मौका मिल जाए, और ईरान इस पर अटैक करके मौका दे दिया। अब इजराइल चाहता कि चलो अच्छा है, एक मौका तुम हमको दे दिए, अब तुमको हमको मजा चखाने में आसानी होगा। अब इजराइल इस पर बम बरसा रहा है, अब पूरा दहशत का माहौल बना हुआ है। यहाँ पर भारत का क्या स्थिति है, ये तो खैर समझ गए हम लोग ईरान इजराइल का मैटर। इसमें भारत का क्या स्थिति है? भारत का संबंध ईरान से भी बेहतर है, भारत का संबंध इजराइल से भी बेहतर है। अगर भारत इजराइल के संबंध देखें तो मोटा मोटी आप देखिएगा, क्योंकि हमें ये दोनों दोस्त लड़ रहे हैं, ठीक है लड़ रहे हैं भाई, लेकिन अपना भी हित देखना है कि हम मेरा देश पर क्या असर पड़ेगा इसका लड़ाई का। तो भारत और इजराइल का देखें, डिफेंस सेक्टर में भारत और इजराइल का अच्छा खासा एग्रीमेंट है, यानी सुरक्षा क्षेत्र में। ड्रोन, आपको पता है कि इजराइल का जो ड्रोन होता है बड़ा ही उन्नत किस्म का होता है। तो ड्रोन बनाने में भारत और इजराइल मिलकर काम कर रहे हैं सुरक्षा के क्षेत्र में। दूसरा, कृषि के क्षेत्र में इजराइल केवल सुरक्षा के क्षेत्र में ही, तकनीक के क्षेत्र में आगे नहीं है, बल्कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा ही आगे है इजराइल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में। अब भारत चाह रहा है कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इजराइल से कुछ सीखे, है ना। तो कृषि के क्षेत्र में यानी तकनीक, कृषि का तकनीकी ज्ञान लेना चाह रहा है ना। तो सुरक्षा के क्षेत्र में कृषि का तकनीकी ज्ञान के रूप में देखा जाए, या फिर अगर आप देखते हैं कि साफ पानी, जो पानी होता है पानी को क्लीन करना, वो टेक्नोलॉजी किसके पास है? इजराइल के पास है। तो पानी की सफाई यानी साफ पानी का तकनीकी ज्ञान कहाँ से लेगा? सब इजराइल से मिलने वाला है, एग्रीमेंट किया हुआ है। इतिहास में देखें तो इजराइल भारत का ब्लाइंड सपोर्टर है, मतलब कि खुले मन से सपोर्ट करता है, चाहे वो कारगिल वार हो चाहे कुछ और हो। इजराइल खुले मन से भारत का सपोर्ट करता है, खुफिया जानकारी देता है। इसका मोसाद खुफिया एक्सपर्ट है खुफिया जानकारी लेने में। बहुत बार भारत को, अपना दोस्त भारत को उसने जानकारी देकर सपोर्ट किया है। अगर ईरान का देखें
ये तो मोटा मोटी बता रहे हैं ईरान का, भारत ईरान। भारत ईरान का देखें तो पहले तो कच्चा तेल, कच्चा तेल के लिए, दूसरा समुद्री व्यापार के लिए ईरान इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखते हैं कि फारस की खाड़ी जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होकर ही निकलता है, यहाँ से 60% कच्चा तेल का आयात भारत करता है। 2018 में जब ईरान में सेंक्शन लगा दिया गया अमेरिका के द्वारा, तो ईरान से कच्चा तेल का लेन देन बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी अभी भी 60% कच्चा तेल यही रास्ता से होकर भारत के पास पहुंचता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। अगर भारत और ईरान के बीच में संबंध खराब हो जाए तो भारत का इस रास्ता में व्यापार करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ईरान इसके लिए भी भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। तीसरा देखते हैं तालिबान। ईरान के ऊपर ही अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है, तो तालिबान को कंट्रोल करने के लिए ईरान का सपोर्ट जरूरी है, तो तालिबान के लिए। चौथा देखिएगा चबाहार पोर्ट जो बना रहा है भारत, है ना, चबाहार पोर्ट के लिए। चबाहार पोर्ट के लिए ईरान जरूरी है। ईरान से हो कहीं आपका ऊपर सेंट्रल एशिया की ओर भारत जा सकता है, उसको रास्ता मिल सकता है, इसके लिए भी बहुत जरूरी है। इस तरह से देखते हैं कि जब दो देश लड़ेंगे, ईरान इजराइल लड़ेंगे, तो उसका असर भारत पे भी पड़ेगा कि भारत को निर्णय लेने में कठिनता महसूस होगा कि इस दोस्त का साथ दें, इस दोस्त का साथ दें, बल्कि दोनों ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए भारत ने अपना मजबूत कूटनीति का परिचय दिया है, मध्यस्थता को अपनाया है, दोनों देश के बीच में शांति स्थापित करने का प्रयास भारत कर रहा है, और उसने स्पष्ट किया कि दोनों देश के बीच में युद्ध तत्काल रूप से बंद होना चाहिए, और शांति स्थापित करने में भारत से जो भी मदद हो सकता है भारत वो करेगा। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि इजराइल ईरान का संबंध कैसा रहा शुरुआत में, कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे दुश्मनी में कन्वर्ट हुआ, और वर्तमान स्थिति में क्या है, क्यों लड़ गए दोनों जन, और इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा। तो कोशिश किया बड़ा ही संक्षेप में बताने का आपको, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा फैक्ट था, बहुत सारा ही फैक्चुअल तथ्य रखना पड़ता, लेकिन हम चाहें कि सरल भाषा में आपको समझा दे बातों को। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।